हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और आज हम देखेंगे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको बेसिकली फंक्शंस का आइडिया पहले से होना चाहिए कि फंक्शंस क्या होता है और यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम क्यों क्रिएट करते हैं। चलिए तो फिर भी हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन या फंक्शंस क्या है। देखिए, फंक्शन बेसिकली क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है या एक ब्लॉक है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं। ठीक है, और ये सेटअप ब्लॉक क्या कर सकता है, ये पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकता है, कुछ कैलकुलेशंस कर सकता है और कुछ वैल्यू रिटर्न कर सकता है। यही मेरा फंक्शन है। इसे मेथड बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं, प्रोसीड्यूर बोलते हैं। अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग नाम है। जावा में बेसिकली से मेथड कहा जाता है, C++ से बेसिकली हम फंक्शंस बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज से हम प्रोसीड्यूर बोलते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में अभी तक जितने भी प्रोग्राम हमने किए वो सारे के सारे काम हमने मेन प्रोसीड्यूर में किए। बट अब आज हम सीखेंगे कि हम उस मेन प्रोसीड्यूर को छोड़ के एक और यूज़र डिफाइंड प्रोसीड्यूर कैसे बना सकते हैं और उसका क्या यूज़ है, क्या बेनिफिट है। अगर हम यूज़र डिफाइंड प्रोसीड्यूर बनाते हैं तो क्या एडवांटेज, वो हम डायरेक्ट प्रोग्राम करके आपको दिखाएंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं। अब भाई यूज़र डिफाइंड प्रोसीड्यूर मतलब सोचिए कि एक फंक्शन तो है आपके पास, एक प्रोसीड्यूर है, किस नाम से, मेन नाम से आपके पास एक प्रोसीड्यूर है। अब आप चाहते हो कि इसको जितने टास्क मिले हैं, सपोज इस मेन प्रोसीड्यूर को टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3 तीन टास्क परफॉर्म करने। बट मेन ने सोचा कि क्यों नहीं हम किसी और बंदे को हायर कर लें और कुछ काम हम उससे करवा लें। तो मेन ने क्या किया, सपोज एक और प्रोसीड्यूर को हायर कर लिया गया और मेन क्या करेगा, अब इस दो टास्क को इसके हवाले कर दिया, भैया कि मैं एक टास्क कर रहा हूँ, तुम ये दो टास्क परफॉर्म करो। तो ये टास्क इसके पास गया, इस वाले प्रोसीड्यूर ने अपना टास्क कंप्लीट किया और इसे भाई रिजल्ट को वापस कर दिया। तो फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा यही हुआ कि मेन का काम आसान हो गया। मेन की जो चीज़ें थी, जो हेडेक था, जो एक्स्ट्रा एफर्ट था, वो कम हो गया ना, चीज़ें बढ़ गई, मॉड्यूलराइज हो गए प्रोग्राम। तो बेसिकली यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम बड़े बड़े टॉपिक्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, जहाँ पे हम ढेर सारा काम एक ही फंक्शंस में नहीं कर सकते, या चीज़ों को मॉड्यूल के हिसाब से बांट देंगे अगर, तो काम आसान हो जाएगा। तो बेसिकली यही होता है कि हर एक टास्क के लिए एक फंक्शन बना दिया जाता है, एक प्रोसीड्यूर बना दिया जाता है, ताकि चीज़ें मॉड्यूलराइज हो जाएँ, छोटी हो जाएँ, समझने में आसान हो जाए और काम होने में भी आसान हो जाए। तो बस यही हमें असेंबली लैंग्वेज में देखना है। ये असेंबली लैंग्वेज में हम अपना खुद का यूज़र डिफाइंड प्रोसीड्यूर कैसे बना सकते हैं और उसका क्या यूज़ है। चलिए सीधे चलते हैं हम EMU8086 में। तो जैसा कि हम हमेशा क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं EMU8086.inc मॉड्यूल। उसके बाद जो मॉडल है हमारा उसे स्मॉल ले लेते हैं और जो स्टैक मेमोरी है इसे हम 100H ले लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा डेटा वेरिएबल वाला सेक्शन, फिर हमारा कोड वाला सेक्शन। तो अभी फ़िलहाल तो हमें कोई भी वेरिएबल लेना नहीं है। उसके बाद देखिए ये मेन प्रोसीड्यूर हम बना रहे हैं, देन मेन को हम फिर एंड कर रहे हैं, एंड पी। उसके बाद ये हमारा पूरा एंटायर कोड ही बंद हो जाएगा, एंड मेन। तो यहाँ पे बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट मेन फंक्शन प्रोसीड्यूर आपको मिलता है वो यही वाला मेन प्रोसीड्यूर है ना, सी की तरह। उसके बाद आप अपना खुद का बना सकते हैं। चलिए तो कैसे बनाते हैं, पहले तो हम ये एक बहुत सा बेसिक एग्जांपल करके देखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं। उसके सेकंड एग्जांपल में हम देखेंगे कि उसका यूज़ क्या है। तो कैसे बनाते हैं वो यहाँ देखते हैं। चलिए यहाँ पे बेसिकली सिंपली जहाँ पे मेन एंड पी ख़त्म हो रहा है, ये आपका पहला प्रोसीड्यूर, ये जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके बाद से और एंड मेन के पहले यहाँ आपको आपका खुद का प्रोसीड्यूर बनाना है। तो पहले प्रोसीड्यूर का नाम लिखा जाता है। तो सपोज़ यूज़र डिफाइंड मैंने शॉर्ट में लिखा UDF, उसका नाम हमने दिया। उसके बाद आपको लिखना है ये क्या है, प्रोसीड्यूर है, तो उसके लिए PROC प्रोक। उसके बाद ये एंड होगा कैसे, फिर वापस से वही नाम लिखना है, फंक्शन का नाम UDF एंड एंड पी। ये बन गया आपका नया सेक्शन, नया मॉड्यूल, नया यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करना है, तो इस फंक्शन को कॉल हम मेन प्रोसीड्यूर से करेंगे और हम लिखेंगे कॉल UDF। ठीक है ना, हम लिखेंगे कॉल, उसके बाद फंक्शन का नाम UDF। तो चलिए इसके अंदर पहले हम एक लेते हैं प्रिंट I am in main, है ना।
क्या किया हमने, आई मीन मेन दिया, उसके बाद ये यूडीएफ को कॉल करेगा, मीन्स आपका जो फंक्शन है यहाँ से जंप करके कहाँ आ जाएगा, इसके बॉडी के अंदर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर मैं एक प्रिंट देता हूँ, प्रिंट नाउ आई एम इन यूजर डिफाइंड फंक्शन या प्रोसीड्यूर। उसके बाद ये वापस चला जाएगा क्योंकि नीचे और कोई काम नहीं है, तो ये कॉल के जहाँ से वापस कॉल किया गया था वहीं पे वापस चला जाएगा। फिर इसके नीचे का क्वेश्चन जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। तो वापस से हम यहाँ एक प्रिंट देते हैं, आई एम बैक इन मेन, है ना। आई बात समझ में, बहुत सिंपल। जहाँ पे मेन आपका ख़त्म हो गया उसके बाद से मैंने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया, उसके बाद मेन से मैंने इसे कॉल किया। कैसे कॉल किया भाई, कॉल फंक्शन का नाम, और बनाते कैसे, पहले फंक्शन का नाम लिखना है, फिर लिखना है प्रोसीड्यूर, और देन फंक्शन का नाम एंड पी। तो ये यहाँ से सीधे जंप किया यहाँ पे, यहाँ आपको दिखा। उसके बाद मैंने एक सिर्फ ऐसा बॉडी लिखा है इसके अंदर, ये वापस कर चल जाएगा कॉल यूडीएफ में, और फिर यहाँ पे हमने दिखाया आई एम बैक इन मेन। चलिए तो इसे हम रन करते हैं, बिल्ड करते हैं, और मेन एंड पी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, फिर आते हैं रन। देखिए आई एम इन मेन, नाउ आई एम इन यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड आई एम इन यूजर डिफाइंड। एक चीज़ यहाँ देखिए, नाउ आई एम इन यूजर डिफाइंड फंक्शन, यहाँ पे आके ये वापस नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको मैनुअली लिखना पड़ता है RET रिटर्न, तब ये वापस पुराने फंक्शन में जाएगा, बैक मेन फंक्शन में जाएगा। चलिए तो अब फिर वापस से एमुलेट करते हैं, इसे रन करते हैं, और देखिए आई एम इन मेन, नाउ आई एम इन यूजर डिफाइंड फंक्शन, नाउ आई एम बैक इन मेन। अब ये रिपीट करता रहेगा जब तक आप इसे मैनुअली एग्जिट ना करो, ठीक है ना। देखिए तो क्या करना है, फिर आपको मेन में आना है। जब आप वापस मेन में आ जाओ तो एग्जिट करने का जो कोड है वो हमारा क्या है, मूव AH04CH फॉलोड बाई int21H। तो ये क्या करेगा, वापस मेन में आने के बाद एग्जिट चला जाएगा। चलिए रन पे आते, देखिए आई एम इन मेन, नाउ आई एम इन यूजर डिफाइंड फंक्शन, और नाउ आई एम बैक इन मेन, बाहर आ गया। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इसका आउटपुट हमें नहीं समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और इसका यूज़ समझाते हैं। अब टास्क क्या है, टास्क ये है कि हमें 1 by 1 3-4 लाइन प्रिंट करने हैं, बट वो हर लाइन एक नए लाइन में होगा। मतलब पहले एक लाइन हमने प्रिंट किया, फिर नया जो लाइन होगा वो बगल में नहीं प्रिंट होगा, नीचे प्रिंट होगा, न्यू लाइन में, फ्रेश लाइन में वो लाइन प्रिंट। तो हम जानते हैं कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए हमें उसका ASCII कोड जानना होता है। मीन्स ASCII कोड क्या क्या भाई, एक तो न्यू लाइन का ASCII कोड, एक तो न्यू लाइन का ASCII कोड विच इज़ 10, और एक कैरेज रिटर्न का ASCII कोड 13। तो पहले आपको 10 को प्रिंट करना, फिर आपको 13 प्रिंट करना है। तो अब आप सोचिए कि अगर आप पहले एक लाइन प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये 10 और 13 को प्रिंट करना पड़ेगा, है ना। फिर आप सेकेंड लाइन प्रिंट कर रहे हो, जो भी आपको प्रिंट करना है, फिर आपको क्या करना होगा, वापस से ये 10 और 13 को प्रिंट करना पड़ेगा। आई बात समझ में। फिर क्या कर रहे हो, तो तीसरी लाइन प्रिंट कर रहे हो। तो ये देखिए, ये 10 और 13 मीन्स ये न्यू लाइन को रिपीट कितनी बार करना पड़ रहा है, एक ही चीज़ हम बार बार करना पड़ रहा है। तो अगर हम उसके लिए एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना लें, और जब भी मुझे न्यू लाइन की ज़रूरत पड़े मैं उस यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर लूँ, तो काम कितना आसान हो जाएगा। चलिए देखिए, तो पहला लाइन हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, दिस इज फर्स्ट लाइन, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक कॉल फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल न्यू लाइन। ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो कि अब हम यहाँ नीचे बनाएंगे। यहाँ पे आते हैं हम, तो न्यू लाइन, और ये क्या है, एक प्रोसीड्यूर है, सो PROC, फिर न्यू लाइन एंड पी, है ना। अब न्यू लाइन के लिए क्या करना पड़ता है भाई, मूव DL 10 मूव AH02H फॉलोड बाई int21H, देन मूव DL 13 मूव AH02H फॉलोड बाई int21। दीज आर द कोड विच इज़ यूज टू मेक अ न्यू लाइन। तो अब जब आपको ये 6 लाइन ऑफ कोड की ज़रूरत पड़ेगी, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 6 लाइन ऑफ कोड, यू जस्ट कॉल दिस फंक्शन न्यू लाइन। तो देखिए, इस मेन फंक्शन से मैंने क्या किया, न्यू लाइन को कॉल किया, ये यहाँ से जंप करेगा, इसको पूरे को कॉल करेगा, और फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ से फिर आपको लिखना है रिटर्न। तो ये वापस इस यहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे सॉरी
यहाँ पे आने के बाद हम एक वापस से प्रिंट लेते हैं। देखिए प्रिंट दिस इज सेकेंड लाइन। फिर से हमने वापस को कॉल न्यू लाइन को कॉल कर लिया, ऑटोमेटिक न्यू लाइन जनरेट हो गया, नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होके। फिर हम देखें प्रिंट दिस इज थर्ड लाइन, है ना। और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, बाहर चलेंगे, मूव AH 04CH फॉलोड बाई इंटू। तो ये कोड कितना आसान हो गया। अगर यही 6 लाइन के कोड मैं यहाँ एक बार लिखता और यहाँ एक बार लिखता, तो सोचिए आपको कितना अराउंड 12 लाइन्स लिखने पड़ते हैं, जो कि आपके से 2 लाइन्स में हो गए। मतलब एक ही चीज़ को हम रीयूज़ कर पा रहे हैं फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो इन दो पहले से रन करके देखते हैं। देखिए दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन एंड दिस इज थर्ड लाइन। नाउ योर प्रोग्राम को टेक्स इट सो ईजी। तो होप कि ये पूरा चीज़ आपको समझ में आया हो कि कैसे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं असेंबली लैंग्वेज में, क्या यूज़ है इसका। ये दोनों बातें होपफुली कि मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा, और समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें असेंबली लैंग्वेज पढ़ना है या जिन्हें परेशानी होती है पढ़ने में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।